प्रिय छात्रों, कल विलियन चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, जिसमें शब्दावली आपको बताई थी किन शब्दों का प्रयोग होगा और उनका क्या अर्थ है। अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं हम। तो पहला टॉपिक है हेनरी का नियम। हेनरी ने गैसों की द्रव्य विलेयता का अध्ययन करके एक नियम प्रतिपादित किया था, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होती है। घुली गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होती है। इसको देखिए फार्मूले के रूप में कैसे लिखेंगे। माना किसी गैस के W ग्राम इकाई द्रव्यमान विलायक में P दाब पर घुलते हैं, तो हेनरी के नियमानुसार हो गया गैस की मात्रा W, हमने W मानी है, दाब के समानुपाती होती है। दाब क्या माना है? P। तो हेनरी के नियम के अनुसार हो गया W समानुपाती P। P को इधर ले आए तो बटे में आ जाएगा W बटे P। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक स्थिरांक आ जाएगा, नियतांक आ जाएगा। तो W बटे P बराबर स्थिरांक हो गया। अब इसको अगर मोल प्रभाज्य के पदों में लिखना चाहें तो देखिए क्या होगा। यदि द्रव्य में गैस की विलेयता मोल प्रभाज्य के पदों में मापी जाए तो विलयन में गैस का आंशिक दाब P बराबर होगा KH गुणा X, जहां KH हेनरी नियतांक है और X मोल प्रभाज्य है और P ऊपर भी बताया जा चुका है गैस का आंशिक दाब है। तो मोल प्रभाज्य के पदों में अगर लिखेंगे तो ये फार्मूला निकल के आता है P बराबर KH गुणा X निकल के आता है। X KH जो है वो हेनरी स्थिरांक है। इसका मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब हेनरी के नियम की सीमाएं क्या क्या हैं? तो हेनरी के नियम की सीमाएं निम्नलिखित हैं। गैस का दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। अगर गैस का दाब बहुत उच्च होगा तो द्रव्य विलेयता कम हो जाएगी, इसलिए गैस का दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए और गैस का विलायक में आयनन या संगुणन ना हो। आयनन का मतलब है दो या दो से अधिक भागों में आयन के रूप में टूटना, और संगुणन होना है कि वो इकट्ठा होके बड़ा अणु बना ले। तो ना तो वो जो है उसका आयनन होना चाहिए, ना संगुणन होना चाहिए, और ना गैस के विलायक के साथ में कोई रासायनिक अभिक्रिया करती हो। तो ये तीन कंडीशन है आपकी। यानी गैसों की द्रव्य विलेयता कब ज्यादा होगी? दाब बहुत उच्च ना हो, अधिक तो हो लेकिन बहुत उच्च ना हो, ताप कम ना हो, और गैस के अणुओं का विलायक में आयनन या संगुणन ना हो, और ना उससे वो रासायनिक अभिक्रिया करें, तो गैसों की द्रव्य विलेयता अधिक होगी। हेनरी के नियम के कुछ उपयोग हैं। देखिए क्या उपयोग हैं। जैसे मृद पेय, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक जैसे आप पीते हैं, तो मृद पेय में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है। जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल आप खोलते हैं तो आपने देखा होगा उसमें से गैस जैसी निकलती है। वो कौन सी गैस होती है? CO2 गैस। तो दाब ज़्यादा होता है, इसलिए वो कभी कभी बाहर भी निकलने लगती है कोल्ड ड्रिंक। तो वो CO2 की जो है विलेयता बढ़ाने के लिए उसके लिए उच्च दाब पर सील किया जाता है। अब गोताखोर जो है शोषण क्रिया
जब गोताखोर नीचे समुद्र में जाता है तो दाब बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो इसलिए उसके श्वसन में आसानी रहे और बाहर आने के बाद में जब दाब कम हो तो उसकी बॉडी में पेन ना हो, तो इसलिए उसके श्वसन मिश्रण में ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाते हैं। ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाई जाती है, जिससे वापस ऊपर जब वो आएगा तो दर्द का प्रभाव उसके बॉडी पर कम होगा, क्योंकि समुद्र में नीचे जाएगा तो जल का जो है दबाव उसके ऊपर होगा। बहुत अधिक दबाव से जब कम दबाव में आएगा तो वो जो है उसकी बॉडी में पेन होगा, जिसको इसका मिश्रण जो है उसको कम करता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, तो ये प्रक्रिया भी हेनरी के नियम पर आधारित है। विलेन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की कई विधियां हैं। तो देखिए, पहला है भार प्रतिशतता। ये इसको कहते हैं भार बटे भार प्रतिशत। तो उसकी परिभाषा है किसी विलेन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को विलेन का भार प्रतिशतता कहते हैं। तो ये फार्मूले विशेष रूप से आपको याद करने हैं, इनके आधार पर संख्यात्मक क्वेश्चन होंगे। भार प्रतिशतता बराबर हो गया विलेय का भार ग्राम में बटे विलेन का भार भी ग्राम में गुणा हो गया 100। तो इसके आधार पर विलेय का भार अगर हमें पता हो ग्राम में, विलेन का भार पता हो ग्राम में, तो हम भार की प्रतिशतता ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे प्रकार से सांद्रता हम विलेन की नाप सकते हैं ग्राम प्रति लीटर में। तो ग्राम प्रति लीटर का क्या मतलब है? 1 लीटर विलेन में किसी विलेय की जितनी मात्रा घुली होती है, जितनी मात्रा घुली होती है, और मात्रा काय में होगी? ग्राम में। जितनी मात्रा घुली होती है ग्राम में, वह विलेन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। सांद्रता कहलाती है। तो इसका फार्मूला हो गया विलेन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेन का आयतन मिलीलीटर में गुणा 1000 हो गया। तो विलेय की मात्रा हमें ग्राम में पता हो, विलेन का आयतन दिया हो मिलीलीटर में, तो हम इस फार्मूले की सहायता से विलेन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में माप सकते हैं। तीसरा है, हम नार्मलता के पदों में विलेन की सांद्रता माप सकते हैं। तो इसकी परिभाषा है किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलेन का कितना हो? 1 लीटर। 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलेन की नार्मलता कहते हैं। विलेन की नार्मलता बराबर फार्मूला हो गया इस परिभाषा से विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलेन का आयतन लीटर में। अब विलेय के ग्राम तुल्यांकों को हम तोड़ दें तो इसका हो गया विलेन की नार्मलता, इसे कैपिटल N द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विलेय के ग्राम तुल्यांक बराबर होता है विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का तुल्यांक की भार। तो हमने विलेय के ग्राम तुल्यांकों की जगह पर लिख दिया हमने विलेय की का भार ग्राम में बटे विलेय का तुल्यांक की भार गुणा आयतन। अगर हम लीटर की जगह यहाँ मिलीलीटर करेंगे तो ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि जनरली जो आयतन दिया होता है वो मिलीलीटर में दिया होता है, तो ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपको। इसको इस फार्मूले की सहायता से भी न्यूमेरिकल के सवाल आपके आएंगे। अगला है चौथा, मोलरता के पदों में हम सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं विलेन की। तो देखिए थोड़ा थोड़ा अंतर है इन डेफिनीशन में। किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को विलेन की मोलरता कहते हैं।
तो नॉर्मलता का संबंध ग्राम तुल्यांकों की संख्या से है, मोलरता का संबंध मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या से है। तो विलेन की मोलरता बराबर हो गई विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेन का आयतन लीटर में। विलेय के मोलों की संख्या का फार्मूला आपने पढ़ा था, विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार। तो विलेय के मोलों की संख्या की जगह पे हम लिख सकते हैं विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार गुणा आयतन, लीटर की जगह हमने मिलीलीटर कर दिया तो ऊपर 1000 से गुणा करेंगे और इसके लिए कैपिटल M द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अब अगला है मोललता। तो ये मोललता में जो अभी तक आप पढ़ रहे थे वो 1 लीटर बिलियन में ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती थी, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या मोलरता कहलाती थी और ऊपर 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में जितनी मात्रा होती थी वो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती थी। ये सब काय पर निर्भर है? 1 लीटर बिलियन पर निर्भर है ये। लेकिन इसमें 1 किलोग्राम विलायक लेना है, 1 किलोग्राम विलायक में देखना है कितने विलेय के मोल घुले हुए हैं, उनकी संख्या मोललता कहलाएगी। तो 1 किलोग्राम विलायक में, बिलियन क्या होता है? बिलियन और विलायक में डिफरेंस है। बिलियन होता है विलेय प्लस विलायक और ये है विलायक केवल। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को विलेय की मोललता कहते हैं। विलेय की मोललता बराबर हो गया विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा। विलायक की मात्रा ये किलोग्राम है, विलायक की मात्रा ये किलोग्राम में, विलायक की मात्रा किलोग्राम में। अब विलेय के मोलों की संख्या को हम लिख सकते हैं विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार गुणा विलायक की मात्रा। हमने किलोग्राम की जगह क्या कर दिया? ग्राम कर दिया। 1000 से हमने ऊपर गुणा कर दी क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अगला छठा है विलेन की सांद्रता को ppm में भी हम व्यक्त कर सकते हैं। तो ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख में भाग में देखना है हमें। तो किसी विलेन के 1 मिलियन ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा काय में हो? ग्राम में, को विलेन की ppm में सांद्रता कहलाती है। तो 1 मिलियन ग्राम में, कोई विलेन का कितना हो? विलेन के 1 मिलियन ग्राम में विलेय की जितनी ग्राम में मात्रा होगी वो उसकी ppm में सांद्रता कहलाएगी। तो ppm में सांद्रता का फार्मूला हो गया विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेन का भार ग्राम में गुणा 10 की पावर 6। हमने यहाँ पर बिलियन ग्राम को ग्राम में परिवर्तित कर दिया, इसलिए 10 की पावर 6 से हमने ऊपर गुणा कर दी। तो ये जो है ग्राम में हमने बिलियन को ग्राम में परिवर्तन कर दिया। तो बिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 बिलियन बराबर 10 लाख। 1 बिलियन बराबर 10 लाख होता है। 1 बिलियन बराबर 10 लाख होता है। अब इसके लिए मोल प्रभाज में भी माप सकते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या है देखिए, किसी विलेन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और विलेन में उपस्थित मोलों की कुल संख्या के अनुपात को विलेय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। ये हमने एक ही साथ दोनों की परिभाषाएं ले ली हैं। 2 चीजें हैं देखो, विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज। आप अलग अलग भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि किसी विलेन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या और विलेन में उपस्थित
मोलों की कुल संख्या के अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। जब विलायक का लिखेंगे तो किसी विलेन में उपस्थित विलायक के मोलों की संख्या और विलेन में उपस्थित मोलों की कुल संख्या के अनुपात को विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। अगर अलग अलग लिखेंगे तो दोनों को इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं हम। माना विलेय और विलायक के मोलों की संख्या, विलेय की हमने मान ली स्मॉल एन और विलायक के मोलों की संख्या मान ली कैपिटल एन। तो देखिए विलेय का मोल प्रभाज क्या है परिभाषा के अनुसार, विलेय के मोलों की संख्या और विलेन के मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। तो इसको विलेन के मोलों की संख्या, विलेन में दो चीजें होती हैं, दो चीजों से मिलकर विलेन बना है, विलेय और विलायक। तो विलेय का मोल प्रभाज तो ऊपर ही है, नीचे विलेन के मोलों की संख्या को हम लिख सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या को हमने माना है स्मॉल एन लिख लेंगे इसकी जगह पर। विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल एन और विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल एन, यानी विलेय का मोल प्रभाज बराबर हो गया स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इसी प्रकार से विलायक का मोल प्रभाज हो गया विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेन के मोलों की संख्या। विलेन के मोलों की संख्या को हम लिख सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। विलायक का मोल प्रभाज हो गया विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज हो गया कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब मोलों की संख्या डायरेक्ट दी है तो ये फार्मूले आपके डायरेक्ट लग जाएंगे। अब यदि मान लीजिए मोलों की संख्या नहीं दी है तो मोलों की संख्या हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं स्मॉल एन बराबर कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम, कैपिटल एन बराबर कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम। तो स्मॉल डब्ल्यू हो गया विलेय का भार, कैपिटल स्मॉल एम हो गया विलेय का अणुभार। तो मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय के मोलों की संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार से कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार और कैपिटल एम विलायक का अणुभार। तो विलायक के मोलों की संख्या हो गई कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम। तो इन फार्मूलों के सहायता से स्मॉल एन और कैपिटल एन का मान निकाल के हम इन दोनों फार्मूलों में रख के विलेय और विलायक के मोल प्रभाज को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए हमने कुछ संख्यात्मक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि संख्यात्मक क्वेश्चन कैसे करके आप निकालेंगे। तो ये 500 मिलीलीटर विलेन, ये विलेन का आयतन हो गया। 40 ग्राम NaOH घुला है। इसकी मोलता और नार्मलता की गणना कीजिए। तो मोलता का जो संबंध है, मोलता का संबंध है वो अणुभार से है। तो NaOH का अणुभार निकालना होगा आपके लिए। NaOH का अणुभार निकालेंगे तो NaOH का अणुभार हो गया, सोडियम का होता है परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 बराबर 40 हो गया। अब मोलता का फार्मूला लगाएंगे। NaOH की मोलता बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में, मात्रा ग्राम में बटे विलेय का अणुभार गुणा आयतन मिलीलीटर में और ऊपर गुणा 1000 से और कर देंगे। तो बराबर हो गया विलेय की मात्रा ग्राम में दी है 40 ग्राम दी है और विलेय का अणुभार आपने निकाला 40 गुणा आयतन मिलीलीटर में दिया है 500 मिलीलीटर, ये 500 मिलीलीटर दिया है, गुणा 1000।
40 से 40 कैंसिल हो गया, 500 से 1000 कैंसिल करा तो आ गया 2। तो इसकी मूलता हो गई 2 और कैपिटल M द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से हम इसकी मूलता ज्ञात कर सकते हैं। नॉर्मलता का संबंध है तुल्यांकी भार से। तो हमें NaOH का तुल्यांकी भार ज्ञात करना होगा। तुल्यांकी भार ज्ञात करना होगा तो ये होता है NaOH का अणुभार। अणुभार हमने 40 निकाल रखा है और बटे यह है क्षार। क्षार की अम्लता होती है। अम्लता कितनी होगी? जितने OH की संख्या होती है वो उसकी अम्लता कहलाती है। 1 OH है तो 1 से भाग देंगे तो बराबर इसकी नॉर्मलता भी, तुल्यांकी भार भी 40 आ जाएगा। अब NaOH का हम निकालेंगे कि नॉर्मलता बराबर फार्मूला है विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणा आयतन मिलीलीटर में और ऊपर गुणा में 1000 और आ जाएगा। इसका मान रख देंगे। विलेय की मात्रा है 40 ग्राम गुणा 1000 बटे तुल्यांकी भार भी 40 आया गुणा आयतन है 500। 40 से 40 कैंसिल हो गया, 500 से 1000 2 आ गया तो 2n आ गई। तो नॉर्मलता निकालने के लिए तुल्यांकी भार निकालना होगा। ये हाई स्कूल स्तर पर आपने तुल्यांकी भार निकालना सीखा होगा। तुल्यांकी भार निकाल के फार्मूले में रख दोगे तो नॉर्मलता आ जाएगी। तो ये नॉर्मलता के सवाल, मोलरता के सवाल, मोलरता के सवाल इस प्रकार से डायरेक्ट फार्मूलों से निकल आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है 90 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घुलते हैं। विलयन में जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। अब मोल प्रभाज में अभी पीछे आपने पढ़ा था कि मोल प्रभाज में आपको मोलों की संख्या पता होना चाहिए। अब मोलों की संख्या नहीं दी है क्वेश्चन में, ग्राम में मात्रा दी है तो मोलों की संख्या हमें निकालनी होगी। तो मोलों की संख्या देखिए निकालेंगे, जल का अणुभार निकालेंगे। जल का अणुभार हो गया, जल का फार्मूला होता है H2O। तो 2 परमाणु हैं हाइड्रोजन के, एक का 1 होता है परमाणु भार, 2 गुणा 1 ऑक्सीजन का 16 है, बराबर हो गया 18। ग्राम में मात्रा 90 दी है तो जल के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। जल के मोलों की संख्या कैपिटल N बराबर ग्राम में मात्रा 90 ग्राम बटे 18। 18 से भाग दे दिया, 5 आ गई। कैपिटल N का मान 5 आ गया। एसीटोन का अणुभार निकालेंगे, फार्मूला है CH3COCH3 का अणुभार निकालेंगे, बराबर हो गया कार्बन का 12 प्लस 3 हाइड्रोजन है, 3 गुणा 1 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस कार्बन का 12 प्लस हो गया 3 गुणा 1 बराबर 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 3, इनका टोटल हो गया 58 टोटल हो गया इनका। तो मोलों की संख्या निकाल लें। एसीटोन के मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर ग्राम में मात्रा 5.8 बटे 58 बराबर भाग दे देंगे 0.1 आ गया। तो स्मॉल n का मान 0.1, कैपिटल N का मान 6 आ गया। अब निकाल लेंगे एसीटोन है विलेय। एसीटोन का मोल प्रभाज, एसीटोन का मोल प्रभाज बराबर
एसीटोन के मोलों की संख्या, जिसका मोल प्रभाज निकालते हैं उसके मोलों की संख्या ऊपर आती है 0.1 बटे बिले, ये बिले है, बिले का मोल प्रभाज 0.1 यानी दोनों का जोड़ आता है। फार्मूला याद ना रहे तो तरीका क्या है, जिसका मोल प्रभाज निकालते हैं उसके मोलों की संख्या ऊपर और नीचे दोनों का योग 0.1 + 5, तो ये हो गया 0.1 ऊपर बटे 5.1, एक के बाद दशमलव ये, एक के बाद ये कट जाएंगे, 1/51 आ गया। इसी प्रकार से जल का मोल प्रभाज निकाल लेंगे। जल का मोल प्रभाज बराबर जिसका मोल प्रभाज निकालते हैं उसके मोलों की संख्या ऊपर लिखते हैं 5 बटे दोनों का योग नीचे आता है 0.1 + 5, ये हो गया 5 बटे 5.1 आ गया। तो ये जल के मोलों की संख्या आ गई।